हाय गाइस, यू आर वाचिंग सी एस अतुल क्लासेस। तो देखो, आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना था, दैट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। एंड दिस चैप्टर इज वेरी मच सिमिलर टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। देखो, रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंस होगा। रिटायरमेंट आप कह सकते हैं एक तरह से कि भाई वॉलेंट्री नेचर का है, ठीक है। बट जो डेथ है वो नॉन वॉलेंट्री है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो देखो, रिटायरमेंट तो आप किसी भी डेट को ले सकते हैं, साल के आखिरी में भी ले सकते हैं, बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है। बट जो डेथ है उस पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी ना, कि भाई साल ख़त्म होने के बाद ही डेथ होगी तो अच्छा है, अकाउंट सेटल करने में आसान रहेगा, राइट। तो डेथ ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस होंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का मैं एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में सब कुछ कवर अप हो जाएगा। बाकी सब कुछ क्या चलेगा, वही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम। तो जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे आप लोग गेनिंग रेशो निकालते थे, ऐसे यहाँ भी गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। गुडविल कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस पार्टनर को देंगे, जिसकी डेथ हुई है, मतलब उसके लीगल ईयर्स को देंगे। बट हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ और निकालनी पड़ेगी यहाँ, जिस पार्टनर की डेथ हुई है ना, मान लो साल के बीच में डेथ हुई है, तो उस डेट तक का आपको प्रॉफिट और देना पड़ेगा उसके घर वालों को। तो वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन और करनी पड़ती है यहाँ। अब वो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करते हो आप, वो पिछले 2 साल 3 साल के एवरेज के बेसिस पे हम लोग वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। और वो प्रॉफिट का कैलकुलेशन भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ। उसके भी 2 क्राइटेरिया हैं, एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेस पे निकाल लेते हैं, एक टाइम पीरियड के बेसिस पे निकाल लेते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड के बेस पे, या फिर दूसरा क्या चलेगा, टर्नओवर या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेस पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ जी, डेथ ऑफ पार्टनर का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं डेथ ऑफ पार्टनर की, राइट। चलो जी, देखो, डेथ ऑफ अ पार्टनर की बात डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ, डन। चलो देखो 2 बेसिक डिफरेंस हैं डेथ और रिटायरमेंट में। क्या डिफरेंस है जी एक रिटायरमेंट और डेथ में। नंबर 1, रिटायरमेंट वॉलेंट्री होता है और कैन बी प्लान्ड, मतलब आप प्लानिंग कर सकते हैं कि चलो ठीक है, साल के आखिरी में रिटायरमेंट लेंगे जी, है ना। वेराज डेथ इज अ नॉन वॉलेंट्री। अब उस तरह में उस डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, डेथ के केस में इस तरह से कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, राइट, एंड कैन नॉट बी प्लान्ड। सेकेंड वन इज अमाउंट ड्यू इज पेड टू। तो जो भी बैलेंस निकालोगे आप, फुल एंड फाइनल बैलेंस, वो किसको देना है। कहते हैं देखो, रिटायरमेंट के केस में तो किसको दोगे, रिटायरिंग पार्टनर को ही दोगे, या तो उसको अभी दे देते थे हम लोग, या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। और डेथ के केस में किसको दोगे, उसके घर वालों को, लीगल ईयर्स को, राइट, ठीक है। चलो, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ, जब भी पार्टनर की डेथ होगी तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसके लिए हमें ये सब एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है। और देखो, सेम टू सेम ये सब मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी बताया था, ठीक है। तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, एक तो चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आएंगे। जिसकी डेथ होगी उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स तो गेन करेंगे ना भाई, तो गेनिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी, नया रेशो भी निकालना पड़ सकता है आपको, राइट। एडजस्टमेंट्स फॉर गुडविल भी करना पड़ेगा, जिसको डेथ हुई है उसके लीगल ईयर्स को आप गुडविल का शेयर भी देगा कौन, गेनिंग पार्टनर्स। फिर हम लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा, राइट। फिर जो आपके पास आज की डेट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ये सब पड़े हुए हैं, उनका भी शेयर देना पड़ेगा आपको, उसके घर वालों को। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, तो डिसीज पार्टनर का आज की डेट में फुल एंड फाइनल बैलेंस बनता कितना है, ये कैलकुलेट करोगे आप। 6 पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर, पेमेंट टू डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल ईयर और एग्जीक्यूटर, राइट। तो जो डिसीज्ड पार्टनर के लीगल ईयर्स हैं या एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको पेमेंट करोगे आप। और 7 पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो सकता है, राइट। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट भी हो सकता है, बट आपके नए सिलेबस में जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन्होंने हटा दिया, डन। चलो ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, डेथ ऑफ पार्टनर का एक फुल फ्लैश क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक। और ये क्वेश्चन है आपका, आप ही की बुक का क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 38। बड़ा सा क्वेश्चन है, फुल फ्लैश क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ये।
चलो जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने आपको जैसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में बताया था, सबसे पहला काम क्या होता है, एडजस्टमेंट्स को टिक करना। तो लो जी, एडजस्टमेंट्स को टिक कर लेते हैं पहले। तो निकालो क्वेश्चन नंबर 38 अपनी बुक्स में। आप मिल गया सबको, पेज नंबर 7.37 पे है, राइट। चलो ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो क्या कहा इसने, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स को टिक करो भाई, ठीक है जी, कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद आओ मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक को इंक्रीज डिक्रीज करना है। मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक, तो भाई मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक, तीन चीज़ों को टिक करो इनको भी। नेक्स्ट वन कहता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 42 टू बी कैरिड फॉरवर्ड। तो ऊपर कहीं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए हैं, नहीं दिए, तो इट मीन्स इस एडजस्टमेंट को टिक कर लो भाई। नेक्स्ट वन, फर्म की गुडविल बताइए, उसको भी टिक कर लो। नेक्स्ट वन, ई पॉइंट में एक्स और वाई का आपको प्रॉफिट शेयर रेशो दिया है इन्होंने, कहते हैं इक्वली शेयर करेंगे अब फ्यूचर में, तो नया शेयर दे दिया, इससे हम लोग गेनिंग शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। एफ एडजस्टमेंट में क्या कहता है आपसे, एफ एडजस्टमेंट में कहता है देखो कि जो 2019 वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ ना, उस साल हमें प्रॉफिट हुआ है 8,16,000 का, एंड जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट करेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ अकॉर्डिंग टू किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। तो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था ना 18-19 का, उसी के बेस पे हम कैलकुलेट कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। और जी पॉइंट में क्या कह रहा है देखो, द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट बैलेंसेस टू रेस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो क्वेश्चन में पहले से आपको करंट अकाउंट दे रखा है, इट मीन्स दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बट क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा है, कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर दो, मीन्स करंट अकाउंट को कैपिटल में डाल के ख़त्म करो, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या कहा कि भाई जेड के जो एग्जीक्यूटर हैं उनको हम पेमेंट कैसे करेंगे, कहते हैं 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे, साथ में ब्याज भी देंगे 10% पर एनम के हिसाब से अनपेड बैलेंसेस पे। ये है जी क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। देखो तो सबसे पहले तो मैंने देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया आपके सामने, ये रहा, ठीक है। दूसरा फिर मैंने आपके यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, 3 पार्टनर्स है ना, ये 2 साइड हो गया और भाई ये बाई साइड हो गया, डन। उसके बाद मैंने बैलेंस शीट बना दी है, ये लायबिलिटी साइड हो गई आपकी, ये एसेट साइड हो गया जी, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को शुरू से उठा रहा हूँ, जो आइटम जहाँ की है वहाँ पुट अप करते चले जाना है बस, ठीक है। जो एडजस्टमेंट है, जिस पे एडजस्टमेंट्स हो उनको इनर कॉलम में लिख देना, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उनको आउटर कॉलम में लिख देना, सिंपल। तो लायबिलिटी साइड से ही उठा रहा हूँ। देखो सबसे पहले कैपिटल्स दिए हुए हैं आपको, तो कहाँ जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और देखो लायबिलिटीज़ में दिए हैं ये कैपिटल, तो कहाँ जाएंगी, बाई साइड में पार्टनर्स कैपिटल के। क्या लिखूँ भाई, बाई बैलेंस डी, कितना कितना है, 2,40,000। वाई का है जी 1,60,000 एंड जेड का है जी 80,000, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हुआ, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए आपको, तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस को भी मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो बाय करंट अकाउंट ये लो, कितने कितने हैं भाई, एक्स का तो है 16,000 और जी वाई का है 5,000, और जो जेड का है ना वो लायबिलिटीज़ में ना देके एसेट्स में दिया हुआ है, तो लो जी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं 2 साइड में, टू करंट अकाउंट। जेड का है जी 10,000 है ना। चलो और देखो क्या दिया हुआ है, उसके बाद रिजर्व्स दिए हुए हैं, तो ये रिजर्व्स तो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे ना ओल्ड रेशो में ही, तो बाय रिजर्व्स किस रेशो में बांट दूँ, 3-2-1 की रेशो में, 3-2-1। तो कितना कितना आएगा भाई, 30,000, 20,000 एंड 10,000 है ना। चलो जी ये भी हो गया। उसके बाद बिल्स पेबल्स दिए हुए हैं आपको, तो क्या एडजस्टमेंट है इन पे, नहीं है, इट मीन्स बिल्स पेबल को कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ मैं, अब लायबिलिटी साइड में डाल दे चेंज, लो बिल्स पेबल है ना, कितने बिल्स पेबल आपके 34,000 के, लो जी 34,000। उसके बाद सेंट्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, ये भी ले लो जी, लो सेंट्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 के हैं, ठीक है जी। अब एसेट साइड में आ जाओ। देखो एसेट साइड में सबसे पहले क्या दिया आपको, मशीनरी,
मशीनरी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट भी है 2,40,000 की। उसके बाद है जी फर्नीचर, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ जी कितने का है 1,50,000 का है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिख देंगे भाई। इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं 40,000 के हैं। डन। चलो जी उसके बाद आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स के बाद स्टॉक, इनर कॉलम में लिखो, इस पे भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम में लिखो जी, इस पे भी एडजस्टमेंट है। ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के बाद आ जाओ जी बिल्स रिसीवेबल दिए मैं आपको, बिल्स रिसीवेबल्स, क्या इस पर एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिख दो डायरेक्ट 22,000 के। ठीक है। और ये देखो स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिएगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये लो। ठीक है जी। चलो BRB हो गया। उसके बाद कैश एट बैंक दिया हुआ है आपको, कैश एट बैंक, लो जी कैश एट बैंक की अगर हम बात करें तो कितना दिया हुआ है 37,000। ठीक है। फिर कैश इन हैंड भी दिया हुआ है आपको, कैश इन हैंड कितना है 22,000। और उसके बाद भाई जो देखो जेड का करंट अकाउंट है ना, ये तो मैं ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। क्या कह रहा है एडजस्टमेंट्स में? नंबर 1 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो प्रोविज़न बनाना है डेटर्स पे 5% का, कितना बनेगा जी? लो माइनस प्रोविज़न, 5% का बनाओगे तो ये आएगा 2,500 रुपये। आउटर कॉलम में कितना दिखा दूँ इसको? 47,500। डन। तो 25 रुपये कहाँ जाना चाहिए अब? रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितना लिख दूँ भाई? 2,500 है ना। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद एडजस्टमेंट कहते हैं मशीनरी को 10% से घटा देना है। ठीक है, मशीनरी को 10% से घटा देना है। तो लो जी मशीनरी को डिक्रीज़ कर रहे हैं, कितने से? 10% से, मीन्स कितना हो जाएगा 24,000। तो बैलेंस कितना बचेगा आउटर कॉलम में? 2,16,000 है ना। ठीक है जी। ठीक है। तो 24,000 रुपये मशीनरी को डिक्रीज़ कर रहे हो, तो मशीनरी डिक्रीज़ करोगे तो कहाँ आएगा रिवैल्यूएशन के? टू साइड में, टू मशीनरी कितने से? 24,000 से था ना, राइट। 24,000 से डिक्रीज़ किया जी मशीनरी को। चलो उसके बाद आ जाओ, मशीनरी हो गया। फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी अप्रिशिएटेड, दोनों को बढ़ाना है। फर्नीचर को बढ़ा देना है 5% से, फर्नीचर देखो जी 5% से बढ़ा देना है, तो प्लस इंक्रीज़ कर देना है 5%। कितना आ जाएगा 5%? 10% बनता है देखो 15,000, तो 5% बनेगा 7,500 रुपये। आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा ये? 1,57,500 है ना। ऐसे ही दूसरा क्या इंक्रीज़ करना था हमें फर्नीचर के बाद? स्टॉक को, इसको भी 5% से इंक्रीज़ करो जी लो। तो 64,000 का 10% 6400 का आधा कितना हो जाएगा? 6400 का आधा होता है 3200, तो 3200 रुपये से इंक्रीज़ कर दो जी स्टॉक को, कितना हो जाएगा ये? 67,200। तो इन दोनों को इंक्रीज़ किया, अब कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के बाई साइड में, 7501 और 3201 है ना। ये लो जी 7500 एक और 3200 एक। ठीक है। तो बाय क्या था पहले? तो फर्नीचर था, फिर बाय क्या था? स्टॉक था। चलो जी कर दिया इंक्रीज दोनों को। अब उसके बाद आओ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बैलिस्टो आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड। तो देखो बैलिस्टो को कैरी फॉरवर्ड करना है, एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो एसेट हो गया, एसेट को इंक्रीज करना हो तो बाय साइड में जाएगा। तो लो जी प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो गए ना, कितने से? 4200 से। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट में, और वो भी एसेट्स में, एसेट्स इंक्रीज हुई है ना। तो लो जी प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से कह रहा था? 4200 से। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। उसके बाद गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 60,000। कहते हैं फॉर्म की गुडविल ना 60,000 है।
अब इस गुडविल में हम लोग क्या करेंगे, एक तो जिसका डेथ हुई है ना उसका शेयर निकालेंगे, और जिसकी डेथ हुई है उसको गुडविल देंगे, और लेंगे किससे, जिसने गेन किया है। तो इसका मतलब हमें गेनिंग रेशो भी निकालनी पड़ेगी फिर तो। एक काम करते हैं भाई, वर्किंग नोट बना के पहले गेनिंग रेशो ही निकाल लो। लो जी, वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो गेनिंग शेयर आ जाएगा। चलो बचा कौन कौन, डेथ किसकी हुई है, डेथ किसकी हुई है इस क्वेश्चन में भाई, जेड की डेथ हो गई। बच्चा बचा कौन, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो भाई एक्स का बताओ नया शेयर कितना है, इक्वली कह रहे थे शायद ये, बिल्कुल जी 1/2, 1/2 माइनस करो ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर कितना है इनका, 3:2:1 था, तो एक्स और वाई का चाहिए ना मुझे, तो 3/6 एंड 2/6। एलसीएम ले लो जी, 6 आ गया, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसका निकालूँ तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब 1/6 कौन गेन कर रहा है, पूरा का पूरा वाई, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई, जिसकी डेथ हुई है, मतलब जेड। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6। तो इसने 1/6 सेक्रीफाइस किया, तभी तो उसने गेन किया। तो हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते थे, याद होगा आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, है ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन किसने किया, वाई ने, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितने से, जो उसका शेयर बनता है 1/6 निकाल लेना बस। कितनी गुडविल थी फॉर्म की, पूरी 60,000, 60,000 का 1/6 मतलब 10,000। तो भाई 10,000 रुपये वाई से ले लेना, जेड को दे देना, दे दूं। तो देखो वाई के कैपिटल अकाउंट में पहले 2Z लिखो, 2Z कैपिटल अकाउंट, वाई के कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपये। कहाँ से आया ये, एस्ट्रिक लगा के बता दो, वर्किंग नोट 1 से आया है ना। ऐसे यहाँ बाय क्या लिखोगे, वाइज कैपिटल अकाउंट, और लिखोगे किसके कॉलम में, जेड के, कितना 10,000। कहाँ से आया वही बता दो, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। चलो जी, गुडविल तो हो गया, ई पॉइंट भी हो गया, हमने गेनिंग रेशो निकाल दी। अब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस के लिए आपको ये ट्रीटमेंट करना है जी, डेथ के टाइम पे ना। क्या ट्रीटमेंट करना है, देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ, केस 1 केस 2। केस 1 तो क्या कह रहा है आपसे, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका पीएसआर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर चेंज नहीं होता है तो क्या करेंगे। और केस 2 क्या होता है, कि इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस, तो अगर चेंज नहीं होता है तो इसमें क्या करना होता है, देखो अगर प्रॉफिट हो तो ये एंट्री करनी होती है आपको, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, दूसरा एसेट्स में चला जाएगा। P&L सस्पेंस का डेबिट बैलेंस बचेगा ना भाई, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो बांट देना, ठीक है। किसको दे दोगे, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो P&L सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। और अगर लॉस हो तो इसका रिवर्स कर देना एंट्री, ठीक। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज हो रही है तो उसमें क्या करना है भाई, प्रॉफिट अगर हुआ तो एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। और वही गेनिंग वर्सेस सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको बताइए, उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और अगर लॉस हो तो ये एंट्री कर देना भाई, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन। तो हमारा तो प्रॉफिट है तो हमारा ये वाला केस चलेगा। और देखो प्रॉफिट रेशो चेंज भी हो रही है हमारी, 1:1 उसने बताया था नया रेशो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो प्रॉफिट का केस है ये वाला, तो हमें एंट्री क्या करनी चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन। चलो ठीक है जी, चलते हैं वहीं फिर, ठीक है जी।
तो चलो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट 2 बना देता हूँ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि कैलकुलेशन क्या करनी है शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। क्या करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट रेशो चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है तो एक ही एंट्री करनी है हमें। क्या एंट्री करनी है? बस गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग या टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। तो अब इसी केस में देख लो जरा, डेथ किसकी हुई थी? जेड की। गेन कौन कर रहा है? वाई। तो एंट्री क्या बनेगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने से? जितना भी देख लो, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/6 बन रहा है ना। तो पहले तो प्रॉफिट देखो कितना था आपका, ये 8,16,000 का प्रॉफिट था देखो भाई। बट ये जो 8,16,000 का प्रॉफिट है भाई, ये तो पूरे साल का है और पूरी फर्म का है। इसकी डेथ कब हुई थी जेड की? पहले ये देखो आप, जेड की डेथ हुई है 30 जून को। तो इसका मतलब मुझे कितने महीने का प्रॉफिट चाहिए? अप्रैल मई जून, 3 महीने का सिर्फ। तो इंटू 3/12, तो कितना आएगा इंटू 3/12 कैलकुलेट करोगे तो 8,16,000 का। ये आएगा जी आपका 2,04,000 रुपये। अब ये 2,04,000 जो है ना प्रॉफिट भाई, 3 महीने का तो है बट पूरी फर्म का है। मुझे तो इसमें किसका चाहिए? डिसीज्ड पार्टनर का। डिसीज पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6। 2,04,000 का 1/6 और करो, 34,000 आता है। तो ये एंट्री मुझे कितने से करनी चाहिए? 34,000 से। ठीक है जी। अब इस एंट्री का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो सिंपली। तो पहले तो वाई के कैपिटल अकाउंट में लिखो टू जेड कैपिटल, कितने से? 34 से ना। लो जी, टू जेड कैपिटल लिखो, और वाई के अकाउंट में 34,000 कहाँ से आया? वर्किंग नोट 2 से आया। ऐसे इधर आ जाओ जी, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट किसके अकाउंट में लिख दूँ? और जेड के है ना। कितना? 34,000। ठीक है, एस्टिक लगा के बता दो, वर्किंग नोट 2 से आया जी। ये भी हो गया यहाँ तक। चलो उसके बाद बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो हो गया। फिक्स कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमने कर ही दिया। ठीक है, उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे, वो भी बाद में करेंगे, पहले बैलेंस तो निकाल लें। और कुछ नहीं बचा जी इसमें, है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले भैया हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना चाहिए ना। लो जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं सबसे पहले। देखो भाई किस तरफ का टोटल ज़्यादा है, टू साइड का, बाई साइड का? टू साइड का ज़्यादा है जी। 24 और 2 26,500 रुपये आ रहा है टोटल। 26,500 में से अगर मैं ये सब माइनस करूँ, 26,500 में से माइनस करो जी 7,500 तो एक, 3,200 एक, और जी 4,200 एक। तो ये आपका 18,000 रुपये का लॉस आता है। चेक करो पहले यही आ रहा है क्या? देखो भाई, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 18,000 नहीं आ रहा है इनका, 16,400 रुपये आ रहा है। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। 16,400 नहीं, 8,400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8,400 रुपये। तो कुछ तो गड़बड़ है। एक बार चेक करते हैं। देखो, एसेट्स लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज डिक्रीज किया था ना हमने। तो देखो यहाँ मशीनरी को डिक्रीज करना था 10% से, फर्नीचर और स्टॉक को इंक्रीज कर 5% और 10% से। तो एक बार चेक करो, फर्नीचर और स्टॉक को हमने कितना कितना इंक्रीज़ किया भाई? फर्नीचर को इंक्रीज़ किया 5% करना था ना। हाँ जी बिल्कुल। और स्टॉक को 10% इंक्रीज़ करना था। ये स्टॉक में गड़बड़ कर दी मैंने। देखो स्टॉक में ना मैंने 3,200 इंक्रीज़ की है ये रे, जबकि 10% तो 64,000 का 10% 6400 बनता है। तो भैया 3,200 इंक्रीज़ नहीं करना है। कितना इंक्रीज़ होना है? ये 6400, 10% इंक्रीज़ करना है ना। तो 64 और 6 70,400 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर भी 6400 इंक्रीज़ करो। ये जो स्टॉक में इंक्रीज़ करना था ये 3,200 नहीं है, मैंने 5% इंक्रीज़ कर दिया गलती से। करना था 10%, 6,400 आ गया। चलो जी, अभी 18,000 को भी हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार और। कितना कितना था भाई? टू साइड में देखो जरा,
टू साइड में तो भैया 24 और 2 26,500 है बस सीधे सीधे। तो 26,500 में से माइनस करो 7,500 तो एक, 6,401 और 4,201, तो ये आएगा 8,400। बिल्कुल सही आ गया जी, लो 8,400 ही आ रहा है इसका लॉस। अब ये जो 8,400 है ना भाई, ये कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। क्या लिखूँ इसको? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में जाएगा? एक्स, वाई एंड जेड। किस रेशो में बढ़ जाएगा भाई? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है इनकी? 3:1। तो 8,400 को डिवाइडेड बाय 6 कर लो पहले, डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपका 1400 तो एक, 2801, ठीक है, और 4201, ठीक है जी, ये आएगा। चेक कर लो 8,400 पूरा बनता है कि 8 2 10 4 14 4 1 और 4 5 2 7 और 1 8, ठीक है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू साइड में ट्रांसफर करो। टू क्या लिखूँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना। कितना कितना? जेड का तो है भाई 1400 रुपये, वाई का है 2800 रुपये, और जी एक्स का कितना है? 4200। अब सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करोगे आप? जिसकी डेथ हुई है, मतलब जेड का। तो जेड का देखो भाई किधर का टोटल ज़्यादा बन रहा है? बाई साइड का। कितना होता है? 80 और 10 90 और 200 1,34,000 रुपये, 1,34,000, 1,34,000 में से माइनस करो, एक तो 10,000 और 1,400 रुपये, ये आएगा जी 1,22,600। एक बार चेक कर लेते हैं 1,22,600 आता है क्या? बिल्कुल जी, देखो इसका आंसर 1,22,600 ही आ रहा है एग्जीक्यूटर का। तो ये मैं लिख देता हूँ, लो 1,22,600 रुपये है ना। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ? एग्जीक्यूटर अकाउंट में, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ना, 1,22,600 रुपये। चलो एक्स और वाई में मैंने डैश कर दिया। अब एक्स और वाई का बैलेंस भी देखो, दोनों ही केसेस में बाई साइड के बैलेंसेस ज़्यादा हैं। तो कितना हो जाएगा? 240 और 30, 270 और 16 हो गया 286, 2,86,000 तो ये हो गया। और इसका देख लो 160 रुपीज़, 180 और 5 185, तो भाई ये 286,500 286,000 हो गया ये वाला तो। और ये वाला कितना है? 185,000। बैलेंस निकाल दो जी, कितना कितना आ रहा है? 286,000 से अगर 4,200 गए तो ये बैलेंस बचेगा जी 281,800, 281,800 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जी, सही बात है बिल्कुल 281,800। ठीक है, भाई का भी निकाल दो। 185,000 माइनस कितना कर दूँ? 10,001, 34,001, 44,000 हो जाएगा, माइनस 2,800 कितना हो जाएगा? 31,200, 31,200 चेक करो, बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है जी 138,200। ठीक है, तो ये क्या लिख दूँ मैं यहाँ? टू बैलेंस सी डी, इन दोनों का बैलेंस आ गया जी। आप बैलेंस शीट बना लो जी। लो एक तो एग्जीक्यूटर अकाउंट ट्रांसफर करो यहाँ, एग्जीक्यूटर ऑफ जेड कितना आया था बैलेंस अभी? 1,22,600। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ भाई, तो कैपिटल तो अब दो लोगों की आएगी, एक एक्स की और एक वाई की। एक्स एंड वाई, एक्स का कैपिटल है जी 281,800 और वाई का कैपिटल है जी 138,200। इन दोनों को जोड़ो, आउटर कॉलम में लिखो 138,200 प्लस 281,800 है ना, ये आ गया जी 4,20,000 रुपये। ठीक है, अब एक बार बैलेंस शीट चेक करके देख लो मैच करती है क्या भाई, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना ही देंगे। तो लाइबिलिटी साइड के देख लो पहले, 420 प्लस 1,22,600 प्लस 40 और 34 74,000 है ना, ये आता है 616,600, 6,16,600 बैलेंस शीट। इन्होंने बैलेंस शीट का टोटल दिया ही नहीं जी। चलो अभी तो मैं लिखता हूँ इसको, एसेट साइड भी देख लेते हैं फिर। 6,16,600 एसेट साइड और चेक कर लो इतना ही आता है क्या। तो भाई 2,16,000 रुपये, 2,16,000 प्लस 157,500 प्लस ये हो जाएगा 40,000 प्लस 70,400 प्लस 47,500 प्लस 22,000 प्लस 37,000 प्लस 22,000 प्लस
4200 है ना, ये आएगा आपका 616 बिल्कुल एक्यूरेट आया जी लो टोटल भी, बैलेंस शीट भी मैच हो गई, मुबारक हो। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था और बैलेंस शीट एक ही बार में मैच कर गई, 6,16,600 रुपये। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ना एक छोटी सी चीज़ और पूछ रहा था वो आपसे, क्या पूछ रहा था, कहते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट और बना के दिखा दो बस। क्या पूछ रहा था आपसे, एग्जीक्यूटर अकाउंट और बना दो भाई, बना देते हैं चलो, हमारा क्या जाता है, 1/600 थे ना, हाँ 1/600 एग्जीक्यूटर के, लो जी एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देता हूँ। लो जी एग्जीक्यूटर कौन था, जेड, तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट है ना। चलो जी, अब जरा देखो, पहले तो ये बताओ मुझे, इसका जो बैलेंस आया था डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था एग्जीक्यूटर का, क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है ना, तो क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे, लायबिलिटी है हमारे लिए। चलो किस डेट को था वो बैलेंस, इसकी डेथ कब हुई थी, 30 जून को, तो 30 जून बोल दो चाहे 1 जुलाई बोल दो, है ना, तो लो जी 1 जुलाई 2019 को क्या लिख दिया मैंने, बाय जेड कैपिटल अकाउंट, जेड के कैपिटल अकाउंट से हमने उसका बैलेंस उठा लिया। ठीक है, कितने का बैलेंस था, 1/600 का। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, इसके एग्जीक्यूटर को हम जो पेमेंट करेंगे 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, वो भी हाफ ईयरली। ठीक, और पहली इंस्टॉलमेंट कब दे रहे हैं हम लोग, 31 दिसंबर को, 6 महीने बाद होंगी तो 31 दिसंबर ही बनेगी पहले इंस्टॉलमेंट तो। ठीक है, तो ठीक है जी, पहली इंस्टॉलमेंट दे दो, कब दे दूँ बताओ, 31 दिसंबर को दे दो, है ना। चलो जी ठीक है, तो देखो 1 जुलाई 2019 को जेड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चल रहा है जी 1/600 रुपये। ठीक है, और देखो एक चीज़ का याद रखना, हम अपने अकाउंट्स कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर वाइज, और इसको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हाफ ईयर कब खत्म होगा, 31 दिसंबर को ना, तो 31 दिसंबर 2019 को सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करो भैया, बाई इंटरेस्ट। कितने पे, हमने इसको कुछ पेमेंट भी किया था क्या पहले से, 1/600 में से कुछ दिए थे क्या, चेक कर लो। नहीं कुछ नहीं बताया जी, कुछ पेमेंट नहीं किया, मतलब इसका मतलब नहीं किया। चलो ठीक है, तो 1/600, पहले तो ब्याज कैलकुलेट करो, 1,22,600 पे कितने परसेंट देना है ब्याज, 10%, और वो भी इंटू 6/12 करो। ठीक है, 6,130 रुपये आएगा जी, 6,130 है, 20 नहीं, गलती से लिख दिया मैंने, तो 6,130 रुपये आएगा ये इंटरेस्ट। डन, अब यहाँ आ जाओ जी टू साइड में, 31 दिसंबर 2019 को क्या करूँ, टू बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करो जी लो, कितना दे दूँ, 6,130, 6,130 है ना, 6,130। चलो यहाँ तक हो गया 31 दिसंबर तक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट दोगे 6 महीने के बाद दोगे 30 जून को, अब 30 जून तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉलो आउट करेगा, उससे पहले तो हम 31 मार्च को अपने अकाउंट क्लोज कर देंगे, 31 मार्च 20 को, तो पहले तो 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो जी यहाँ, बाई इंटरेस्ट कितने में निकालूँ। अब देखो ऐसा है, अच्छा मैंने ये टू बैंक में यार 6,130 ही लिखे हैं, बस गड़बड़ हो गई ना, तो भाई इंटरेस्ट तो दोगे ही दोगे 6,130 रुपये, प्लस साथ में प्रिंसिपल वैल्यू भी तो दोगे, तो 1/600 का डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, 2 इंस्टॉलमेंट में देना था ना, तो कितना आएगा, 1/600 डिवाइडेड बाय 2, 61,300 आता है, प्लस 6,130 रुपये ब्याज के, तो कितने पैसे दिए होंगे आपने यहाँ, ये मैंने गलती से लिख दिया था, सही कर रहा हूँ इसको, 67,430। डन, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करो जी, कितने पे बैलेंस कितना बचा होगा, 1/600 का डिवाइडेड बाय 2 कर लो, है ना, तो 61,300 का बैलेंस बचा होगा, तो इंटरेस्ट भी तो 61,300 पे कैलकुलेट करोगे भाई, 10%, और कितने महीने का अभी, 3/12, तो 61,300 का 10% इंटू 3/12 कैलकुलेट करो,
ये आता है जी 1533 रुपये 1533। ठीक, अकाउंट क्लोज कर दो। अभी पेमेंट तो नहीं करोगे इसका, तो कितना हो गया जी टोटल 122,600 प्लस 6130 प्लस 1533 कितना हो जाएगा 1,30,263 1,30,263 रुपये 1,30,263 रुपये में से माइनस कर लो 67,430, ये आएगा जी 62,833 टू बैलेंस CD। किस डेट को 31 मार्च 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाओ भाई। अब 1 अप्रैल 2020 को क्या करोगे, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कितना 62,833। अब इसमें पहले तो देखो 1 अप्रैल है ना, ये 6 महीने की इंस्टॉलमेंट थी, तो 30 जून को फिर से हमें पेमेंट करना है। तो 30 जून मतलब 3 महीने की कैलकुलेशन और होगी इंटरेस्ट की। अब तो 30 जून 2020 को क्या करूं मैं, बाय इंटरेस्ट। पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करो, कितने पे, वही 61,300 पे ही करोगे। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट थोड़ी देना है यहाँ। 10% इंटू 3/12 तो कितना आएगा, एक बार और कैलकुलेट कर लो। 61,300 का 10% इंटू 3/12 ये आएगा जी 1533 रुपये 32। पहले 33 लिखा था, इस बार 32 रुपये लिख दो बस, 1532 रुपये ना। चलो ठीक है, अब क्या होगा जी, टोटल करो और इनका पेमेंट करो, और क्या करना है। तो किस डेट को पेमेंट कर दूँ, 30 जून 2020 को। क्या लिखूँ, टू बैंक कितना, ये दोनों को जोड़ के दे दो बस, और क्या करना है। 3 और 2 5, 3 और 3 6, 8 5 13, 3 1 और 2 3 और 1 4, 64,000 है ना। 64,365 रुपये दे देने हैं। ठीक है ना, 64,365 रुपये दे देने हैं बस, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये बैलेंस जीरो हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटर का। तो ये लो, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बन गया जी हमारा। ठीक है, तो देखो जूम इन करके ये बनता है एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका पूरा। डन। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके दिखाऊं, ये लो जी, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट पूरा। ठीक है, तो 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट किया था, खत्म कब हो गया, 30 जून 2020 को। ठीक, तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 38, आप ही की बुक का क्वेश्चन था, फुल फ्लैश था। इसमें रिवैल्यूएशन भी बना दिया मैंने, बैलेंस शीट भी बना दी आपकी, इसी में एग्जीक्यूटर अकाउंट भी समझा दिया। और डेथ ऑफ पार्टनर में इससे अलग और कुछ है ही नहीं, यही है बस। क्वेश्चन चाहे जितने कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेंशन नहीं है। डन। ठीक है जी, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस, राइट।